Julani reportedly met with Israel's national security advisor in Abu Dhabi, according to Syrian media sources. The meeting said to be not the first signals an important development in talks with Tel Aviv and Damascus. जोलानी की अभी मीटिंग हुई है, इजराइल की जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ में जोलानी की ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग का क्या मकसद यहाँ पर होने वाला है? इस मीटिंग का मकसद ये होने वाला है कि अब जिस तरीके से जोलानी को अमेरिका की मदद से सीरिया की कुर्सी दी गई, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, अब अमेरिका चाहेगा जैसे वो चाहेगा वैसे वो चलेगा, क्योंकि इस टाइम एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अमेरिका उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको पूरी तरीके से ड्राइव कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बशर अल असद की सरकार में पूरी तरीके से इजराइल को बिल्कुल जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, ये जो भी रिलेशंस थे इजराइल के साथ में पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन जब से जुलानी यहाँ पर बैठा है, इसके बाद से सबसे पहले अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप होता है उसमें से उसको निकाल दिया और रिवील ये कर दिया कि अब जो HTS है, तहरीर अल शाम, वो अब बिल्कुल भी टेररिस्ट बंदा नहीं है, यानी वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो अब सीरिया का प्रेसिडेंट है। तो हम पूरी तरीके से जो सीरिया में चल रहा है उसकी हम मुखालफत करते हैं और आने वाले टाइम में और जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं सीरिया के ऊपर, हम आने वाले टाइम में उस सबको हटा देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हुआ भी यही, अमेरिका ने सारे सेक्शंस हटा दिए। अब इसके बाद में विटकॉफ की तरफ से अभी ये न्यूज़ आई है, विटकॉफ ने ये कहा है, तो इट हैड बीन announced by the American Department of State, more accurately the Secretary of State Marco Rubio, that the Syrian HTS is not considered a terrorist organization anymore. अभी जैसे मैंने आपको अपनी खबर में बताया कि विटकॉफ ने पूरी तरीके से यहाँ पर क्लेम कर लिया है, यहाँ पर बता दिया है कि HTS को अब कोई भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट होती है उसमें से उसको बिल्कुल निकाल दे है, यानी अब दो टेररिस्ट नहीं है अमेरिका की नज़र में। अमेरिका चाहे तो टेररिस्ट बना सकता है, अमेरिका चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप देखिए इराक के अंदर क्या हुआ, इराक के अंदर भी तो यही हुआ। सद्दाम हुसैन की सरकार में सद्दाम हुसैन पर यह आरोप लगाया गया कि सद्दाम हुसैन जो हैं, जो केमिकल्स वेपन होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं कुर्दों के खिलाफ, और उन्होंने कई सौ कुर्दों को मार दिया है। लिहाजा अमेरिका ने झूठी यहाँ पर एक फिलॉसफी बनाई, एक स्टोरी बनाई, और एंड में क्या हुआ, अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया। और इसके बाद में लीबिया, मिस्र, इसके 2011 के बाद से जब से ये अरब क्रांति शुरू हुई, इसके बाद से जितने भी अरब के मुमालिक मुल्क हैं, सीरिया, कतर, कुवैत, बहरीन, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अमेरिका की मनमानी चली है। और अभी आप ये देखें सीरिया में हालात क्या हुए। सीरिया में पूरी तरीके से जो आदमी अब बैठा हुआ है वो एक अमेरिका का ड्राइवर बैठा हुआ है, यानी जैसा अमेरिका चाहेगा वैसे ही HTS चलेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप रियाद की अपनी यात्रा पर थे तो उस टाइम HTS से उनकी मुलाकात हुई और HTS को पीठ थपथपाई कि आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सीरिया के लिए। जबकि उससे पहले HTS को अमेरिका ने एज ए टेररिस्ट घोषित कर रखा था। और इसके बाद में आप ये देखें, मतलब अमेरिका चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, वो सबसे बड़ा है, सुपर पावर है, कुछ भी जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी खबर यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है गजा की तरफ से कि 5 Israeli soldiers have been killed when Palestinian fighters detonated explosive devices in northern Gaza's Beth Hanun area, a source in armed wing of Hamas, the Qassam brigades, tells Al Jazeera, the source has added। मतलब अल जजीरा की तरफ से ये खबर आई है कि 5 जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनको हलाक कर दिया गया है। अल कस्साम यानी हमास की तरफ से, हमास ने जो वो खुद के उसके वेपन्स होते हैं, खुद की उसकी मशीन गन्स हैं, खुद के रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और वहीं पर ही वो गजा में असेंबल करते हैं और फिर इसके बाद में मौका लगते के साथ ही या तो वो टैंक के नीचे लगा देते हैं या मतलब इस तरीके से वो हमला करते हैं बिल्कुल स्नाइपर की तरह। और फिर एंड में क्या होता है,
इजरायली फौजी वहां पर हलाक हो रहे हैं। रोज अब ये खबर आ रही है, पहले ये खबर नहीं आ रही थी। पहले जो इजराइल की मीडिया है इस तरह की खबरें नहीं दिखा रही थी कि उसको कितना नुकसान हो रहा है गजा के अंदर, लेकिन अब नुकसान आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। कभी 4 मर जाते हैं, कभी 5 मर जाते हैं, और इसके अलावा और जो जानी और माल का नुकसान हो रहा है वो तो अलग ही है। ऑन मंडे Qassam fighters carried out an ambush against a multinational force in Beth Hanun। मतलब एक जो फोर्स चल रही थी बैथनून के आसपास में, जो गजा का ही एक इलाका है, वहां पर पूरी नाकेबंदी करके उस वहां पर पूरी मिलिट्री बटालियन के ऊपर ये अटैक किया गया है, और इसमें 5 जो इजरायली फौजी हैं वो मारे गए हैं। The ambush took place in several stages and resulted in the killing and wounding of large number of Israeli soldiers। इसके अलावा और भी कई मुख्तलिफ जो जगहें हैं वहां पर अल कस्साम यानी हमास की तरफ से टारगेट किए गए हैं इजरायली फौजियों को। The ambush targeted the Netzah Yehuda battalion in the third such attack in Beit Hanun। नत्सा यहूदा एक बटालियन है, काफी नोटोरियस है, काफी खतरनाक है, जो जानी जाती है अपनी क्रूलिटी के लिए, जानी जाती है अपने खौफनाक वार के लिए। उस बटालियन पर हमास ने यह तीसरा सबसे बड़ा अटैक किया है अब तक का, और इसमें कई इजरायली फौजी मारे गए हैं। दूसरी तरफ खबर आ रही है ईरान की तरफ से। Iran's foreign minister Abbas Araghchi met Saudi foreign minister Prince Faisal bin Farhan in Makkah today. They discussed bilateral ties and original developments. Araghchi was returning from the BRICS summit in Brazil। अब्बास अरागची ब्रिक्स समिट से लौट रहे थे, जब रास्ते में उन्होंने बोला कि चलो भाई सऊदी अरब चलते हैं वहां अपनी ऑफिशियल ट्रिप पर, लिहाजा उनका जहाज सऊदी की तरफ चल पड़ा, और वहां पर उन्होंने प्रिंस फैसल बिन फरहान से उनकी मुलाकात हुई, जो सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब इस जो मीटिंग हुई है इसके बहुत सारे नतीजे यहाँ पर निकलने वाले हैं। शायद सऊदी ईरान को समझा सकता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी जो है पूरी तरीके से कहाँ अपने कंट्रोल में है। वहां पर भी तो एक ड्राइवर बैठा हुआ है, अमेरिका का ड्राइवर बैठा हुआ है, किसी को भी आप बोल सकते हैं वहां पर, क्योंकि अमेरिका ही सऊदी को चला रहा है यहाँ पर, वहाँ की जो रॉयल फैमिली है। लिहाजा अब अमेरिका इनडायरेक्टली सऊदी को आगे कर रहा है कि आप ईरान को समझाइए, न्यूक्लियर टॉक्स पर उससे बात करिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजराइल के खिलाफ वो ऐसी काम ना करे, या मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर जो वेपन्स बनाने की वो कोशिश कर रहा है, इस चीज़ पर आप थोड़ा सा उसको समझाएं। यहाँ पर अमेरिका इनडायरेक्टली इस तरीके से सऊदी को आगे कर रहा है। दूसरी खबर एक और आई है अफगानिस्तान की तरफ से। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC सीक्स अरेस्ट ऑफ 2 तालिबान लीडर्स ओवर अलीज्ड प्रोसिक्यूशन ऑफ वुमेन। मतलब जो औरतों पर वहां पर एक पर्दा है, और दूसरा यह है कि औरतों को बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल मरहूम रखा गया है। उस चीज़ की वजह से ICC ने जो तालिबान के 2 लीडर हैं, एक जज है और एक गवर्नमेंट में ही एक टॉप ऑफिशियल्स पर है, 2 के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब इसका मकसद यहाँ पर यह है, देखिए ICC जो भी यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है, ना तो व्लादिमीर पुतिन पकड़े गए हैं और ना ही नेतन्याहू पकड़े गए हैं, दोनों ही अपने देशों के सुपर पावर हैं। तो ICC तो सिर्फ एक नाम का है, यह डराने और धमकाने के लिए। यहाँ पर नेतन्याहू फ्रांस भी चले गए और भी कई जगहों पर चले गए, अरेस्ट वारंट वहां पर भी था, उन सरकारों की तरफ से भी था, लेकिन इस तरीके से वो रास्ता निकल गया कि आप अरेस्ट नहीं हो सकते। तो ये तो सब दिखावे की चीज़ें हैं। लिहाजा ये है कि थोड़ा सा डराने और धमकाने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है अफगानिस्तान के 2 लीडरों पर, औरतों के खिलाफ जो वहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन पूरी तरीके से वहाँ पर नहीं, पूरा इस्लामिक लिबास फॉलो करते हैं, औरतों को पर्दे के दायरे में वहाँ पर रखते हैं, और औरतें ज़्यादातर आपको बाहर नहीं मिलेंगी काम करते हुए। तो इसी चीज़ की वजह से मतलब ये है कि ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किया है।